गुड इवनिंग। टारगेट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी की सीरीज के लिए फिर एक बार यहाँ उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी प्रारंभ कर रहे हैं। आज भूगोल हम देखेंगे। हम इंट्रोडक्टरी क्लास पर, या आज जो हमारी ये क्लास हो रही है, इस पर हम जानेंगे कि भूगोल जो हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो आएगा उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे और कितना पढ़ना है और कहाँ तक हमने जाना है। आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आशा है कि आपको इतना ज्योग्राफी का ज्ञान यहाँ पर मिल जाएगा जिससे आपके वनडे कंपटीशन जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस पर, जितने क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे वो सब के सब यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम्स रूम पर बैठेंगे तो वहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि हाँ, इस ज्योग्राफी के जितने भी हमारे जो लेक्चर थे उन लेक्चर्स से हमारा पेपर कवर हो चुका है। हम भूगोल की बात करते हैं। भूगोल भी एक साइंस की शाखा आती है। साइंस की एक सोशल साइंस करके शाखा है, उसके अंदर ज्योग्राफी आती है। भूगोल में हम जब देखते हैं कि भूगोल पर किसका अध्ययन किया जाना चाहिए, तो भूगोल पर हम पृथ्वी के सतह माने जाते हैं। हम कहते हैं पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं। भूगोल का मतलब है कि हम पृथ्वी के सतह का अध्ययन, उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब बात आती है कि हम पृथ्वी की बात कह रहे हैं और सतह की बात करें। अध्ययन हो गया स्टडी। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको लॉजी करके हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ है, यानी ग्लोब का जो हमारा अध्ययन करना है उसको हम कह रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह आती है कि इस पृथ्वी, इस पूरे अर्थ में, आप भी जानते हैं कि जब हम अर्थ, पूरे अर्थ की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर पेड़ भी हैं, पहाड़ भी हैं, सड़कें भी हैं, हमारे घर भी हैं, हमारा कल कारखाने भी हैं, पशु भी हैं, पक्षियाँ भी हैं, सब कुछ, पेड़, पानी भी है और लैंड भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है। तो सब चीज इसमें एक साथ आ गया। उन सभी का अध्ययन हम भूगोल के अंदर करेंगे। अब विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जो भी विज्ञान की और शाखाएं हैं वो तो फिक्स हैं कि हम जल के लिए जल पढ़ेंगे। हम अगर साइंस की बॉटनी की बात कर देते हैं तो प्लांटों के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी की बात करते हैं तो हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी का अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पर आप कृषि का भी अध्ययन करेंगे और भूभाग के उन क्षेत्रों का भी अध्ययन करेंगे जहां पर पानी है। उन भूभाग का भी अध्ययन करेंगे जहां से केमिकल रिसाव हो रही है या केमिकल कोई चीजें हैं। उन जगह का भी जहां पहाड़ है, उसका भी जहां पर विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उन जंतुओं का भी अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन से जंतु रहते हैं, मौसम का, जलवायु का, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। अब जब हम इसमें देखते हैं तो इस पृथ्वी के सतह का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि इसके जो प्राकृतिक स्वरूप है उसका अध्ययन करेंगे। पहली बात अगर हम कहते हैं
किसका अध्ययन करेंगे? पृथ्वी के सतह का प्राकृतिक स्वरूप का, प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे हम। फर्स्ट बात हमने कहा ज्योग्राफी में पृथ्वी के सतह का अध्ययन करेंगे, तो सतह के अंदर कौन सी चीज का अध्ययन करेंगे? सतह के अंदर हम प्राकृतिक स्वरूप का अंदर करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, प्राकृतिक स्वरूप के अंदर क्या आएगा वो हम किस चीज का अध्ययन वहां पर कर रहे हैं? पृथ्वी के सतह के अंतर्गत हम सबसे पहली बात करेंगे पृथ्वी का यानी अर्थ के जो प्राकृतिक स्वरूप है यानी उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करेंगे, नेचुरली जो बनी हुई। तो नेचुरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जैसे पहाड़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पहाड़ का, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे नदियों का, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जलवायु का, जलवायु का। तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की सतह का अध्ययन, कौन सी सतह का अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक सतह। पहली बात प्राकृतिक सतह के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी मटेरियल किस किस पार्ट्स को रखा गया है। प्राकृतिक सतह स्वरूप के अंदर हमने पहाड़ रखे, नदियां रखी हैं, जलवायु रखी। अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें और सामान्य तौर की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ हम उन क्षेत्रों को कहेंगे जहाँ जो रॉ मटेरियल जो पत्थर और जहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियां ये बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलेंगी उनको हम पर्वत कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। नदियों की अगर हम बात करते हैं तो नदियां वो क्षेत्र हैं जो पानी में बह रही हैं, यानी कि पहाड़ नदियों की बात ये हो गई कि ये वो पानी है जो फ्रेश वाटर है। इस पानी का उद्गम, इस पानी का जो इसका उत्पन्नता है, जो उत्पन्न हुआ है, ये पहाड़ों से इसका उद्गम हुआ है, पहाड़ों से बहते हुए आती है, बह करके आई, बह के आने के बाद समुद्र में सी लेवल पर चली गई। तो जब हम उस पानी की बात करेंगे, किस पानी? जो पानी पहाड़ों से उद्गम होकर के आया, जैसे गंगोत्री से उद्गम होकर के आई हमने कहा, ठीक है। तो उद्गम होकर के जो पानी आ रहा है उन नदियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो जैसे गंगा नदी का हम अध्ययन करेंगे, यमुना नदी का हम अध्ययन करेंगे, टॉस नदी का हम अध्ययन करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करेंगे, तो इनका उद्गम जो है, उद्गम स्थान इनका जो है पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से निकल करके ये आए हुए हैं, तो उनको हम नदियां कहते हैं, बहते हुए पानी को। यानी कि बहते हुआ जो पानी जो नदी है वो हमारा फ्रेश वाटर है। ओके, वाटर को हम मेरीन वाटर कहते हैं और फ्रेश वाटर कहते हैं। मेरीन वाटर को सॉल्ट वाटर कहते हैं। सॉल्ट वाटर कौन है? सी वाटर, समुद्री पानी। ठीक, तीसरी बात हम यहाँ पर कह रहे हैं जो प्राकृतिक स्वरूप है उसमें जलवायु। जलवायु का अपना अलग महत्व रहता है बच्चों, जलवायु का अपना अलग महत्व है। हर जलवायु आप देखते हैं कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कहीं ज्यादा सर्दी है, कहीं ज्यादा गर्मी है, उसी मौसम पर, ठीक है, उसी मौसम पर कहीं तो बर्फ गिर रही है पूरी अर्थ की अगर हम बात करें, और कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये जो वहां की जलवायु है, उस जलवायु के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है। उस जलवायु के कारण वहां की वनस्पतियों में कुछ गुण दोष भी आ जाते हैं। उस जलवायु के कारण कुछ स्पेसिफिक चीज हमको वहां मिलती है। जैसे हमने कहा कि संजीवनी बूटी की बात की आजकल बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है, तो उसने कहा हिमालय पर ही था। तो हिमालय में जो जलवायु है उसका गुण दोष ऐसा है, उसका गुण ऐसा है कि वहां पर मेडिसिनल प्लांट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव उस एरिया में है। कहाँ है? जो हिमालय क्षेत्र है। ठीक हो गया भाई। दूसरी बात यहाँ पर हमने जबकि प्राकृतिक स्वरूप के बाद पृथ्वी के अध्ययन पर, ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को जब हम करते हैं तो हमने कहा भूगोल के अंतर्गत पहला हमने कहा
प्राकृतिक। अब दूसरा हम कह रहे हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित दूसरी बात कह सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्वरूप यानी कि जो हमको प्रकृति ने दिया, जिसको हमने प्रकृति से जैसा है वैसा लिया, उसको प्राकृतिक स्वरूप कहा। जैसे पेड़, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां और वहां की जलवायु। ठीक है, अब दूसरी बात हमने कही मानव निर्मित। भाई ऐसी क्या चीज है मानव निर्मित? कौन सी चीज है मानव निर्मित की? अगर हम बात करते हैं तो जैसे इस यहां पर हमारी बात आ जाती है कि पृथ्वी की सतह पर जो जिसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं उसमें मानव निर्मित, जैसे हमने कहा जनसंख्या, बस्तियों की बात करते हैं हम। यहाँ पर मानव निर्मित जितने भी हमारे पास बात आती है वो आती है जनसंख्या, या हम कहते हैं जाति। ठीक है, जैसे हम जनजाति के बारे में बात करेंगे, जनरल ये जितने भी हैं इन सब की हम बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। या बस्तियां, ठीक है, नगर, कल कारखाने जितने भी हैं, इन सब चीजों का जब अध्ययन हम करते हैं तो वो हमारा आ गया मानव निर्मित। ओके, नाउ अब हम भूगोल की जो बात करेंगे, हम कहेंगे कि भूगोल हम इसको कहेंगे जिसमें पृथ्वी की विशेषता, जिस पर हम पृथ्वी की विशेषता, पृथ्वी की आकृति, आकार, प्रकृति और उसके वितरण, ठीक है, तथा उसमें मानव का सुविधा या मानव जनित या मानव निर्मित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं या इनसे संबंध रखते हैं, उसको हम भूगोल कहते हैं। भूगोल को जब हम देखते हैं तो दो शब्दों से मिलकर के बनता है, एक है भू और दूसरा है गोल। ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। भू का मतलब है पृथ्वी और इसका मतलब है गोलाकार। तो इस भूगोल का शाब्दिक अर्थ ये हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ यह हो गया कि वह गोला, पृथ्वी का गोला, पृथ्वी का गोला, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया भूगोल का, अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, अब भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से पहलू आते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को जब हम देखते हैं तो उनको हम प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे, अध्ययन को कहते हैं। जैसे हमने नदियों का अध्ययन किया, पहाड़ का अध्ययन किया और वहां की जलवायु का अध्ययन किया। और मानव निर्मित जैसे जनसंख्या क्या है, हम इसी के अंतर्गत जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा हुआ, ये हुआ, आगे 2021 में होगा, 31 में होगी। ठीक है, 21 में हुई नहीं तो 31 में होगी। अब तो अभी जो आंकड़े आएंगे जनसंख्या के वो 11 के ही आएंगे। फिर हम जातियों की बात करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले। फिर हम राज्यों की बात करेंगे, जैसे हमने जो निर्मित किए। अगर हम भारत का भूगोल अगर यहाँ पढ़ेंगे तो अधिकतर जिस प्लेटफॉर्म पर आप आए हो, अभी जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर भारत का भूगोल ज्यादा पढ़ा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो राज्यों की बात करेंगे,
ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो और बस्तियों की बात करेंगे, नगरों की बात करेंगे, किस तरह से कहाँ कौन कौन से महानगरों की बात करेंगे, नगरों की, ये सब चीजें जो है मानव निर्मित है। ओके, आगे बढ़े। अब इसी बात को अगर हम कहते हैं कि भूगोल किन किन पहलुओं पर आगे बढ़ता है या किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए भूगोल का अध्ययन किया जाता है, या भूगोल या ज्योग्राफी में किन किन चीजों को आगे देख करके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में, तो उनके कुछ पहलू हैं, उन पहलुओं की हम बात करेंगे। कुछ पहलू हैं, उन पहलू की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात प्राकृतिक यानी प्रकृति भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, इन तीन पहलुओं पर बात करेंगे। दूसरा, मानव भूगोल और तीसरा भौतिक भूगोल। इन तीन चीजों की बात की जाती है, ठीक है, इन तीन चीजों की। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल जो हमने बात की अभी, नेचुरल ज्योग्राफी की बात करेंगे, प्राकृतिक भूगोल, ठीक है, प्राकृतिक चीजों की बात करेंगे। मानव भूगोल, मानव जनित जो ज्योग्राफी में जो मानव जनित जो चीजें हैं उनकी बात करेंगे। भौतिक संसाधन, भौतिक भूगोल में वो भौतिक संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी है या मानव जिनका उपयोग करना चाह रहा है या जिनका उपयोग कर रहा है, उनके बारे में, कल कारखाने, ये सब चीजें हमारे यहाँ पर। तो हम इन तीन पहलुओं की बात करते हैं, इन तीन पहलुओं को देखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो भाई कोई क्वेश्चंस या कुछ ऐसे आपका। हमें मुख्यतया ये देखना है कि भूगोल के इतिहास के बारे में देखना है, भूगोल का इतिहास, कि भूगोल कहां से आया, ज्योग्राफी कहां से आई, हम उसकी बात करेंगे। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो किसको माना जाता है ज्योग्राफी का फादर? हिकेटियस को ज्योग्राफी का फादर कहा। हिकेटियस लगभग 500 ईसा पूर्व, जब हम ज्योग्राफी के इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी आई कहां से, ज्योग्राफी को किसने बताया। ज्योग्राफी में फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है हिकेटियस, 500 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो हिकेटियस ने क्या कहा कि पृथ्वी के जो स्थल भाग है, हिकेटियस ने बताया पृथ्वी के दो पार्ट्स, दो भाग हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे ही फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं कहा, इसलिए कहा क्योंकि एट फर्स्ट इन्होंने बताया कि जो अर्थ है उस अर्थ में जब हम देखते हैं, जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब उसका अध्ययन करेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकली जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकली उन्होंने कहा कि पृथ्वी के दो भाग होंगे। पहला समुद्र वाला भाग यानी पानी मग्न भाग, जलमग्न भाग, और दूसरा जो है वो टेरेस्ट्रियल पार्ट्स हो गया, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भाग होगा, यानी स्थल और जल दो भागों में इन्होंने
इन्होंने उसको विभाजित किया, एक तो स्थल और दूसरा जलयुक्त। तो साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया जो स्थल वाला पार्ट्स है किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का जो जो पृथ्वी का स्थल वाला स्थल भाग है वह समुद्र और सागरों से घिरा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का स्थल का भाग जलमग्न भाग से घिरा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपके बनेंगे कि पृथ्वी का स्थल युक्त भाग जल युक्त या जलमग्न भाग से घिरा हुआ है। यह सेंटेंस किसने कहा, अरस्तु ने कहा, डार्विन ने कहा, लेमार्क ने कहा या फिर हिकेटियस ने ये बात कही। तो अगर आपके पास अभी ऐसे क्वेश्चन न भी आए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, अब ये क्वेश्चन थोड़े पुराने हो गए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन न भी आए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, अब ये क्वेश्चन थोड़े पुराने हो गए हैं, अब ये इस समय के हिसाब से बहुत बार आ चुके हैं पहले, ये माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन न भी आए तो इससे क्वेश्चन तो इन्हीं से आना है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी यानी भूगोल में पृथ्वी के स्थल भागों को जलमग्न भाग से घिरा हुआ किसने बताया था। तो आपको किसी न किसी तरीके से हिकेटियस को याद रखना है और उससे आपका किसी न किसी तरीके से कोई क्वेश्चन बनना है। ओके, समझ गए यहां तक? ठीक है, अब बात आती है अब हमारे पास दो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की हम बात कर लेते हैं, थेल्स और पाइथागोरस। ठीक है, हम दो साइंटिस्टों की और बात कर लेते हैं यहां पर, थेल्स और पाइथागोरस। थेल्स और पाइथागोरस जैसे वैज्ञानिकों ने भी भूगोल में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्होंने भी ये कहा, इन्होंने भी, ये ऐसे दार्शनिक हैं, ठीक है, इन दार्शनिकों ने भी पृथ्वी के गोलाकार होने पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने भी, थेल्स और पाइथागोरस जैसे वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने भी पृथ्वी के गोलाकार होने के बारे में अपनी बातों में, पाइथागोरस पर में हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो उस पर भी इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोलाकार होने के बारे में इन्होंने अपना। अब बात आती है ज्योग्राफी। देखो, एक तो होता है कि ज्योग्राफी के फादर कौन है, एक क्वेश्चन बनता है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। ठीक है, एक है ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, एक है ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया। सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, एक ये बात आ जाती है। अब जब इस शब्द की बात आती है, भाई एक तो हमने देखा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस, ठीक है, एक तो हमने देख लिया।
और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि थेल्स और पाइथागोरस जैसे दार्शनिक ने पृथ्वी को गोल होने का अपने बारे में बताया। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इरेटोस्थनीज नामक दार्शनिक ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को यूज किया था। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक और हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है, अरस्तु। अरस्तु को भी कुछ लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कह देते हैं। एक्चुअली पर अरस्तु ने जीवों के अध्ययन के बारे में बहुत कुछ बताया था। फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हिकेटियस ही है। कहीं पर अरस्तु को भी कहा गया है। अरस्तु ने भू आकृति के बारे में अपनी बात रखी है, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ मौसम पर जीवों की निर्भरता को बताया है। अगर हम अरस्तु की बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया आपको कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम इरेटोस्थनीज को यहां पर से इरेज कर रहे हैं। कभी कभी इस एरिया पर अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु ने भी भू आकृति के बारे में अपने लेख दिए हैं। अपने लेख इस भू आकृति के बारे में दिए, लेकिन उनका जो मुख्य कार्य था वो यह था कि उन्होंने मौसम पर जीवों की निर्भरता पर बात की थी। मौसम पर जीवों की निर्भरता, इस पर इन्होंने अपनी बात, ठीक है। मौसम पर उन्होंने भूगोल के एक पहलू को लिया, जलवायु। उस जलवायु पर जीवों की निर्भरता की बात की। सामान्यतया इन्होंने जीव विज्ञान पर काम किया है, जीवों पर काम किया। तो हमने ये कहा कि भूगोल के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कई जू, नेशनल पार्क, ठीक है, इनका भी अध्ययन करेंगे, इनके बारे में भी लेंगे, और साथ साथ पर हम यहाँ पर नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनको जब हम देखते हैं, जब हम उन जीवों के बारे में, नेशनल सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, एक्सटेंट स्पीसीज हो गए, जब हम इन अलग अलग क्षेत्रों के इन चीजों को भी पढ़ेंगे तो हम अरस्तु को भी पढ़ेंगे। तो इसलिए उस क्षेत्र में जब जो विकास हुआ है उस पर मौसम पर जीवों की निर्भरता पर उन्होंने काम किया। इस कारण कई लोग अरस्तु को भी कहीं कहीं पर कहा गया है फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। भूगोल के जन्मदाता भी कहा गया है। अब कि भूगोल पर हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, हम कैसे कैसे आगे बढ़ के जो भूगोल की स्थिति को देखेंगे। भूगोल का जो एक सामान्य जो एक इंट्रोडक्शन है, मेरे हिसाब से ये आपने देख लिया है, जितना भी हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो। अब भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र भूगोल के अध्ययन में आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे, क्षेत्र, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भूगोल के अंतर्गत जब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, सबसे पहले स्थला आकृति आएगी।
स्थलाकृति, यानी कि हम जिस एरिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उनके स्थल की आकृति का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, यदि हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के स्थल की हम यहाँ पर अध्ययन को उसको देखेंगे। उसके बाद हम जिस क्षेत्र का, यानी अब पहली बात तो ये होगी कि पूरी पृथ्वी की स्थलाकृति को हम देखेंगे। तो स्थलाकृति के बारे में सबसे अच्छी बात, सबसे सटीक और सही बात बताई थी हिकेटियस ने। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की जो आकृति है, स्थल की जो आकृति है, वो समुद्र और सागरों से, सागर वाली पानी वाली आकृति से घिरी हुई है। तब उनको जन्मदाता, उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कह दिया गया। ठीक है, अब स्थलाकृति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्थलाकृति के बारे में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। स्थलाकृति अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड की आ जाएगी, और यदि हम केवल अपने भारत की पढ़ रहे हैं तो भारत की आ जाएगी। उसमें सारे स्टेट्स के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां हम जलवायु की बात करते हैं। जलवायु पूरे एक क्षेत्र की वायुमंडल, ठीक है, तो इस जलवायु के बारे में ये क्षेत्र आएंगे भूगोल के अंदर, जलवायु का क्षेत्र आएगा। उसके बाद पर्टिकुलर स्पेस का मौसम के बारे में जानकारी आएगी। जीव जंतुओं के बारे में आएगा। वनस्पति को हम देखेंगे। स्थलाकृति देखेंगे, जलवायु की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, जीव जंतु की बात करते हैं, और उसके बाद वनस्पति की बात करेंगे। देन अगर हम आगे बात करेंगे तो जनसंख्या की बात करते हैं, क्षेत्र, सातवां संसाधन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मानव निर्मित संरचना। इसके अंतर्गत जैसे शहरीकरण, बाजारीकरण, ये सब चीजें हम इनको देख लेंगे। ठीक है भाई, मानव निर्मित संरचनाएं, शहरीकरण हो गया, कृषि हो गया, इन सब चीजों के बारे में। तो इन चीजों को हम यहाँ पर भूगोल पर आपके सामने रखेंगे। इन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब इनके बारे में बात आएगी तो ये हिस्ट्री हो गई और उसके क्षेत्र हो गए। ठीक है, भूगोल की डेफिनेशन, भूगोल का जनरल आइडिया और भूगोल की हिस्ट्री। उसके बाद भूगोल के अंदर आने वाले क्षेत्र, स्थलाकृति, जलवायु, मौसम, जीव जंतु, वनस्पति, जनसंख्या, संसाधन, मानव निर्मित संरचनाएं जैसे शहरीकरण, नगरीकरण जिसको हम कहते हैं, जैसे कृषि, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब बात आती कि आपके बीच में आपने जो यहाँ पर जो आपको कोर्स मिलेगा वो भारत का भूगोल आपको देखने को मिलेगा। आपके उसमें भारत के भूगोल के बारे में है। तो इस भारत के भूगोल को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इतनी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके सिलेबस में क्या क्या है मैं उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ और इस तरीके के अध्ययन को हम प्रारंभ करते हैं। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो जाती है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन जब हम देखते हैं अपने सिलेबस का कि हमको इस क्षेत्र के अलावा क्या पढ़ना है,
इतना जो हमने 8 पॉइंट बताए आपको, यानी जलवायु हो गया, स्थलाकृति हो गई, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, वनस्पति, जीव जंतु, उसके बाद जनसंख्या, संसाधन, मानव निर्मित में शहरीकरण और कृषि, इन 8 पॉइंट को हम देखेंगे, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब भारत के भूगोल की बात आती है, इंडियन ज्योग्राफी, जब हम इंडियन जियोग्राफी की बात करते हैं तो अब हमारा यहाँ पर से अपना मुख्य कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, भारत के भूगोल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि भारत का सामान्य परिचय क्या है, कहाँ अव्यवस्थित है, क्या क्या स्थिति है इसकी, कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब जब भी आपको इस क्षेत्र पर पढ़ना है तो आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। मुख्य जब आप इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो पूरी किताब में कई चीजें तो बहुत शॉर्ट लिखी होती हैं और कई चीजें वो इधर उधर बिखरी होती है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री हम ले आए, आप इसको कहां पर कहीं पर भी देखेंगे तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक स्लाइड में जितना मैंने आपको लिख के दे दिया, जो यहाँ स्लाइड बन गई, लगभग लगभग उसी को घुमा करके कुछ सेंटेंस बेसिस क्वेश्चन या कुछ ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आपके लिए बना दिए जाएंगे, वहां से आ जाएगा। अब हमारा काम सिर्फ यही है आपके लिए कि जो किताबों में लिखा है या जो बिखरा हुआ है उसको एक प्लेटफॉर्म पर एक डायग्राम के थ्रू या एक आप कहोगे यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही स्लाइड पर, एक फ्लो चार्ट पर, एक फ्लो चार्ट से यहाँ पर लिया है। अब भारत का भूगोल की अगर हम बात करते हैं, यानी उसके फर्स्ट जब हम बात कर रहे हैं कि भारत की स्थलाकृति की, इंडियन ज्योग्राफी में स्थलाकृति, उसके स्ट्रक्चर की, जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करेंगे, जैसे इंडियन ज्योग्राफी इसका अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय हमको दो चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। एक तो उसकी मॉर्फोलॉजी और एक फिजियोलॉजी। ठीक है, अब आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दोनों से क्वेश्चन बनेंगे, मॉर्फोलॉजी से भी और फिजियोलॉजी। जब पृथ्वी की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की मतलब मॉर्फोलॉजी की अध्ययन होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी आकृति, जब बाहरी आकृति का अध्ययन किया जाता है तो उसको तो हम ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। जब उसकी फिजियोलॉजी यानी इंटरनल चीजों की अध्ययन किया जाता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ हो गया, ये तो भूगोल हो गया, और यहां पर भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, ये भूगोल हो गया। तो ये दो चीजों के बारे में जानना था कि हम भूगर्भ विज्ञान, फिजियोलॉजी, यानी उसके जब फिजियोलॉजी को देखेंगे हम तो वो भी यहां पर देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम दोनों चीजों को देखेंगे कि भैया हमारे पास इसके अंदर से आने वाली चीजें क्या है। हम यहां पर उन खनिजों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, हम यहां पर ज्वार भाटा का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सब इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे तो हम भूगोल ज्योग्राफी का भी अध्ययन करेंगे, हम जियोलॉजी का भी अध्ययन करेंगे, जियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और हम जियोग्राफी, ठीक है, इसको भी देखेंगे। जियोग्राफी का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी कर देना और जियोलॉजी का मतलब है उसके आंतरिक यानी फिजियोलॉजी को भी देख लेना। फिलहाल पहले हम जब इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे तो पहले हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जा करके उनके जैसे कौन से खनिज हैं, पेट्रोलियम है, ईंधन है, इन सब का भी अध्ययन करेंगे। ठीक हो गया भाई, समझ के बात को।
ठीक है। अब सबसे पहले भारत का जब अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, स्थलाकृति कितनी है। वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर 3287,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। चलो सबसे पहले, चलो अब ये दो चीजें हमने देख ली, मैं इसको इरेज करते जा रहा हूं। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, वर्ग किलोमीटर, ये इसका कुल क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हम पूरे विश्व की बात भी कह रहे हैं, पूरे विश्व का, अगर पूरे वर्ल्ड का, विश्व का ये क्षेत्रफल कितना है, विश्व का 2.43% पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब हमने कहा कि एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा क्षेत्र है, अर्थ, यूनिवर्स में एक अर्थ अपना एक पैमाना रखता है, ठीक है। उस पर जो भी चीज है, जितनी भी स्थला आकृति है, जितनी भी उसकी जल थल सब जो भी आकृति है, उसमें भारत की हम बात कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। वह इस विश्व का 2.43% है। तो अगर यहाँ की हम जलवायु का अध्ययन करेंगे, अगर यहाँ के वातावरण का अध्ययन करेंगे, अगर यहाँ के वनस्पति का अध्ययन करेंगे, तो उसका जितना भी जो भी प्रभाव है, इतना परसेंट तो इस अर्थ पर जा ही रहा है, ठीक है। अब अगर 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का यहाँ पर जो जनसंख्या है, वो कितना है, विश्व की जनसंख्या की है 17.5%। अब देखो यहां पर खेल, जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास विश्व की 2.43% एरिया है, और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम कहते हैं 17.5% हमारी जनसंख्या है। ये तो आज की बात है, और ये 2011 के आंकड़ों की बात है। ये 2011 के आंकड़ों की बात है। क्षेत्रफल के अनुसार हमारा जो स्थान है, उसके कौन सा स्थान है, 7वां। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां, ठीक है। पहला
रसा, ठीक। ये पूछा जाएगा बार बार। ये है स्थिति। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो हमने कहा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान है वो अभी 7वां है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है हमारा भारत। तो आपके पास इस तरीके से ये पहले 4 आ सकते, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनको बड़े से छोटे की ओर रखो, इस तरीके से करके पहले रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर भारत, या कोई भी ऐसा। कल भारत का 7वां स्थान है, ठीक है ऐसा। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ऐसा देश है जो अभी भारत के बाद कौन है? 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, अब भारत का 7वां स्थान है, ये तो पढ़ाई है, ये तो आ ही रहा है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। तो अब क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि भारत से पहले किसका स्थान है? ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी कई बार आए हुए क्वेश्चन से। ऑस्ट्रेलिया। या 5वें नंबर पर कौन है, या भारत के बाद किसका नंबर है? अर्जेंटीना का नंबर है। इन 8 चीजों को पढ़ लेना, इन 8 में से हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए हमने इतनी चीजें दे दी कि भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान 7वां है। 7वां किसके बाद है? ऑस्ट्रेलिया के बाद। पहला रसा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन की मांग ऐसी हो सकती है, प्रश्न वहां पर आ सकता है कि भारत के बाद इसमें से कौन है। तो ये चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना दे देगा, अर्जेंटीना। या भारत से अधिक पहले के कौन कौन है, इस तरीके से दे देगा। तो इसको आप देख लेना। अब जनसंख्या की बात आती है, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो गई, जो हमने यहां पर कहा कि विश्व की जनसंख्या इतनी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा इतना परसेंटेज है, ये है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। चलो अब हम इसको रेज करके थोड़ा सा देखते हैं। जब हम ये देखते हैं कि जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान सेकंड है। पहला कौन है? चाइना है। दूसरा कौन है? भारत। दूसरा भारत से नीचे कौन है? तीसरे नंबर पर अमेरिका। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। 5वें नंबर पर पाकिस्तान। तो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। जो ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया से भी
पर है, वो यहां जनसंख्या की दृष्टि से छठे नंबर पर आ रहे हैं। यहां है, ठीक है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति वर्ल्ड में, विश्व में, भारत का जो स्थान है जनसंख्या के अनुसार 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको मेंशन कर लेते हैं। इसके अनुसार इसके बाद जनगणना नहीं हुई है अभी, अब होगी, ठीक है। तो भारत का जो स्थान है वो सेकंड है, चाइना पहला है, भारत दूसरा है, अमेरिका उसके बाद है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के बाद कौन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, फिर ब्राजील है। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राजील कहाँ है, क्यों? क्योंकि ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे आगे है, ठीक है। वो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया हमसे पहले है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वो ऑस्ट्रेलिया से भी पहले है ब्राजील। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अब इस भारत का जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। भारत पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कहां पर स्थित हैं? चलो अब हमने ये चीजें कर ली। अब हमने कहा कि हमारा जो इंडिया है वो कहां पर स्थित है। सबको पता है एशिया महाद्वीप में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। हमने ये कहा कि भारत की जो ग्लोब है यानी हमारे अर्थ में जो स्थिति है वो कहां पर है? भारत एशिया महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? स्थित कहां पर है? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, ठीक है। तो हमने स्थिति जान ली, एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। तो वहां पर एशिया महाद्वीप में, उस पर भी भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ओके, क्लियर। अब हमने ये जान लिया कि क्षेत्रफल कितना है, 3287 टू 263 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद हमने कहा विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.43% है, ठीक है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर है? 17.5 है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। अब हम ये कह रहे हैं कि संसार की जो जनसंख्या है उसमें नंबर फर्स्ट पर चाइना है, नंबर सेकंड पर हम हैं। अब क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत की स्थिति है वो 7वीं है। सबसे पहला है रूस, फिर है कनाडा, फिर है उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है, भारत के बाद अर्जेंटीना। इसको भी याद कर लेना। जनसंख्या के अनुसार हमारी स्थिति 2 नंबर की है, दूसरे नंबर पर है, पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर पाकिस्तान और छठे पर ब्राजील। ध्यान देना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया से क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे है और जनसंख्या की दृष्टि से वो हमसे 5 बाद में, मतलब छठे नंबर पर टोटल आता है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक। तो ये याद कर लेना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो 28 और 8 की हम बात करते हैं। भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं और केंद्र
शासित राज्य या प्रदेश कहते हैं इनको। ठीक है, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो 28 और 8 जो है हमारे पास राज्य कितने हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश वो कितने हैं 08। अब हम इनकी स्थिति का विवरण देखेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, कहां कहां हैं और इनका क्या इनकी स्थिति है। केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यह होता है कि ऐसे राज्य, ऐसे प्रदेश जहां का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जहां पर जो शासन व्यवस्था है, जहां का प्रशासन भी है वो राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए किसी भी प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसके आगे जो लेक्चर आएगा उस पर हम इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये पढ़ो और कोई क्वेश्चंस हो तो आप देख लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसमें से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।